हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बिल्कुल 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट करा दिया। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डेरिवेशंस भी कराई हैं, ट्रांसफार्मर भी पढ़ाया है, एसी जनरेटर भी पढ़ाया है एंड पीक वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज सबकी डेरिवेशंस कराई हैं। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको जाके देख लेना एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड आज की क्लास में हम बस न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पता नहीं होता ना कि कैसे सॉल्व करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो प्लीज पेन्स एंड नोटबुक्स निकाल लो एंड लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज। हमने क्या किया, हमने एक इंडक्टर लिया और एक रेजिस्टर लिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लिया और क्या लिया, एक इंडक्टर, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। डन। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड इंडक्टर एट 8 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वी आर वो कितना है अपना 8 वोल्ट एंड वी एल वो कितना है 6 वोल्ट। बेटा जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हैं एंड जो इंडक्टेंस होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वी एल लिखा है ना कि वी आई। वैसे आई फॉर इंडक्टर होता है बट यहाँ पे हम इंडक्टेंस के लिए लेते हैं इसलिए वी एल लेते हैं 6 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा है, द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। इस सोर्स का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है। 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 36 is equal to under root 100 is equal to 10 volts. I hope that's clear. तो हमारी जो फाइनल वोल्टेज आई वो कितनी आई? 10 volts. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज रिएक्टेंस X इन एन AC सर्किट। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, ठीक है, उसका क्या है, रिएक्टेंस X है AC सर्किट में। If the capacitance and frequency of the applied voltage are doubled, the new reactance will become। अगर हम क्या करें, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो उसका जो नया रिएक्टेंस होगा वो कैसा होगा, है ना, पुराने के प्रपोर्शन में पूछा है। तो देखो आपको पता है एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी, है ना। एक्स सी का मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सी होता है हमारा कैपेसिटेंस। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए नहीं बोला, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए बोला है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, 2πf और सी, ठीक है। अब जो नया कैपेसिटेंस है और नई फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गए, तो यहाँ पे जो नया, अगर मुझे नया एक्स सी डैश मतलब न्यू रिएक्टेंस लिखनी पड़ेगी तो क्या लिखूंगी मैं, 1/2π, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई 2f हो गई और कैपेसिटेंस भी डबल हो गई 2c हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/2πf(c) और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 4। डन। अब ये जो फॉर्मूला था ये वाला, ये किसका फॉर्मूला था, ये तो एक्स सी का फॉर्मूला था ना, 1/2πfc, तो ये कितना हो जाएगा, xc/4, ठीक है। तो इसका आंसर हमसे यही पूछा था, द न्यू रिएक्टेंस विल बिकम, तो हमें पुराने वाले के टर्म्स में लेना था, तो ये क्या हो जाएगा, x/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। डन। आपको इसमें याद रखना है कि एक्स सी हमारा होता है 1/ओमेगा सी एंड अगर आपसे क्वेश्चन में एक्स एल दे देता तो वो क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एंड एल क्या होता है हमारा इंडक्टेंस एंड एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन एसी सर्किट रीड्स 10 एम्पियर। एक एमीटर है उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 10 एम्पियर। तो देखो जब भी ये ऐसी कोई वैल्यू दी होती है ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये आई आर एम एस गिवन है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई आर एम एस कितना गिवन है, 10 एम्पियर। अब अपने से क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू मतलब उसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब एम्पलीट्यूड को क्या किससे डिनोट करते हैं हम, आई नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये पूछा है
है ना। अब आई आर एम एस में और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, आई नॉट निकालना है, तो आई नॉट विल बी आई आर एम एस इंटू √2। ठीक है, आई आर एम एस कितना है 10 और ये कितना हो गया √2। बहुत इजी सा था ये तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 √2 एम्पियर्स। बहुत मिलते जुलते ऑप्शन थे कि 10 √2, 10/√2, 5 √2, 5/√2, है ना। तो थोड़ी सी भी गलती और पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है। देखो असर्शन क्या कहता है, सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब करंट जो फ्लो करता है हमारे सर्किट में वो मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब उसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमारा जो इम्पीडेंस है Z उसको मिनिमम होना पड़ेगा। देखो Z क्या होता है, Z होता है हमारा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करंट को मैक्सिमम बनाने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये मिनिमम कब होगा, जब XL इज इक्वल टू XC होगा। तो बस यही कंडीशन हमारी रेजोनेंस की होती है। तो रेजोनेंस पे जब XL इज इक्वल टू XC होगा तो हमारी ये चीज तो जीरो हो जाएगी। तो Z किसके इक्वल होगा, √R², और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा R। ठीक है, तो असर्शन सही है, सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस। तो जब Z R के इक्वल हो जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसमें ऐसा बिहेव करेगा कि सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में और कुछ नहीं लगा हुआ है ना, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो हमारा असर्शन ट्रू है। रीजन देखते हैं, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC गिव्स φ इज इक्वल टू 0। यस, रेजोनेंस पे XL XC के इक्वल होता है तभी तो ये वाली चीज जीरो हो जाती है, और तभी तो ये क्या बन जाता है, हमारा Z R के इक्वल आ जाता है। तो assertion is true and R is also true. Also R is the correct explanation of A. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, A। डन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an AC source of voltage V is equal to V naught sin omega t is connected to a circuit element X. It is observed that the current flowing through X varies at I is equal to I naught sin omega t plus π/2। बेटा इस क्वेश्चन में ना अपने को वोल्टेज की वैल्यू दी है, मतलब एक इक्वेशन दी है कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन दी है करंट की, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो दोनों के बीच में ना फेज डिफरेंस दिया है π/2 का। अब इसके बाद क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट X। X एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान सा है। आपको जब मैंने सीरीज एलसीआर पढ़ाया था उससे पहले ये पढ़ाया था प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इसमें क्या पढ़ाया था कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तब हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से, और जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तब हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट को π/2 से। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पे तो ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो इसका मतलब है कि जो करंट है ये लीड कर रहा है वोल्टेज को π/2 से, और जब किसी भी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से तो क्या बनता है वहां पे कैपेसिटिव सर्किट होता है ना। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट X, तो क्या लिखेंगे, एज current is π/2 ahead of voltage, है ना, π/2 ahead of voltage, so the current is leading the voltage and जिस सर्किट में करंट लीड करता है उस सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर। तो X क्या हो जाएगा हमारा, कैपेसिटर। ठीक है, और अपने से क्या पूछा है, देखो एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन पूछा है तो XC कैलकुलेट करना है। XC क्या होता है, 1/ωc, है ना। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड C इज द कैपेसिटेंस हैविंग यूनिट्स फराड। डन, आई होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसके लिए तो आपको थ्योरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर पार्ट 3 ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, ऑल्टरनेटिंग ये AC जनरेटर सब कुछ कराया है बहुत डिटेल में। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पे पहले फोकस करते हैं। बस इतना बता देती हूँ कि AC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
है ना। आगे उस वीडियो में देख लेना एक बार। न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, रेजिस्टर ऑफ 400 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 5 by pi हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 50 by pi माइक्रोफेराड आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सोर्स इतना। देखो, फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट एलिमेंट्स। ओके, तो पहले गिवन लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। अपने को ना एक रेजिस्टर दिया है जिसकी वैल्यू 400 ओम दी है, तो रेजिस्टर आर होता है, तो ये कितना दिया है 400 ओम। ठीक है। इंडक्टर ऑफ 5 by pi हेनरी, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है एल, हेनरी एच मतलब होता है हेनरी जो इंडक्टेंस की यूनिट होती है, तो कितना दिया है 5 by pi एच हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 50 by pi माइक्रोफेराड्स। देखो, C कैपेसिटेंस होती है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी गिवन है 50 by pi माइक्रोफेराड्स। म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फेराड्स, फेराड्स कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। अब इसको पहले नॉर्मल फेराड में कन्वर्ट करते हैं, तो माइक्रो को क्या करते हैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, फेराड्स। डन। अब अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट एलिमेंट्स निकालना है हमें। पहले, इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमें इनके रिएक्टेंस, इंडिविजुअल रिएक्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को निकालना है XL। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने को निकालना है XL। XL मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सारी टर्म्स की डेरिवेशन तक मैंने करा रखी है ना, एक बार देख लेना। आज तो न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है वो फाइंड करना है हमें, है ना। XL ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ठीक है। अच्छा, ओमेगा कहां से आएगा, यहां से आएगा ओमेगा, ये वाली चीज से। अपने को वोल्टेज दी है 140 साइन 100 पाई टी। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूसरे कलर से लिखती हूँ, ग्रीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब जनरल इक्वेशन, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको इससे कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू कितनी दी अपने को, V इज इक्वल टू 140 साइन 100 पाई टी। तो ओमेगा कितना आ गया, यहां से देखो कंपेयर करो दोनों को, V नॉट तो 140 हो जाएगा, ओमेगा कितना है 100 पाई। तो यहां से क्या आया कि ओमेगा हमारा है 100 पाई। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं इसको निकालने के लिए। ओमेगा एल निकालेंगे तो ओमेगा 100 पाई है और एल की वैल्यू कितनी गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 5 by 5। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 500 और यूनिट क्या होती है ओम्स। देखो, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। जो रिएक्टेंस होती है ना, ये वाली रिएक्टेंस, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, इनकी यूनिट भी ओम्स ही होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओम आ गया ये। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे XC। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। XC, XC क्या होता है पहले लिख देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या होता है 1 by ओमेगा C। ठीक है बेटा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, 1 by 100 पाई, और C की वैल्यू कितनी है, देखो C कितना है 50 by पाई इंटू 10 की पावर -6। तो ये कितना हो जाएगा 50 by पाई, यहाँ आ जाएगा इंटू 10 की पावर कितना हो गया -6। अब ध्यान से इसको कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, ऊपर कितना बचा XC 10 की पावर 6 अपॉन ये कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर 3। डन। इसके आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 10 की पावर 6 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 1000 बचेगा, और 5 तो ये कितना हो गया 200 ओम्स, है ना। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस है बट इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास XC आ गया, अब हमारे पास XL भी आ गया, है ना। अब और R तो हमें गिवन ही है, R कितना गिवन है क्वेश्चन में 400 ओम्स। तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा Z। तो जो इम्पिडेंस होगी, इम्पिडेंस Z वो कितनी होगी,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। आर की वैल्यू कितनी थी 400 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना कैलकुलेट किया है अभी, एक्सएल किया है अपने ने 500 माइनस ये कितना किया है 200 का स्क्वायर। कर दो फटाफट से कर दो, ये कितना आएगा 1640 प्लस यहाँ पे कितना होगा देखो 300 हो जाएगा ये, है ना, तो इसका कितना आएगा 940 यहाँ पे भी आएंगी। ठीक है, तो ये 40 कॉमन ले लो, 40 का कितना बच जाएगा 40 का जब रूट लेंगे तो आएगा 100, और ये 16 प्लस 9 25, इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया अपना 500 ओम्स। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, सी क्वेश्चन अपने से VRMS वोल्टेज पूछा है ना, और क्या बोला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज मोर देन द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स। इसको एक्सप्लेन करो, अभी मतलब बताती हूँ इसका। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखो VRMS कैलकुलेट करना है। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है V0 अपॉन रूट 2। ठीक है, VRMS V0 अपॉन रूट 2 होता है, इसकी भी डेरिवेशन कंप्लीट कराई है, देख लेना वीडियो जाके। अच्छा, V0 कितना गिवन है अपने को, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। V0 इज इक्वल टू 140 दिया है, पुट कर दो 140 बाय रूट 2, कितना आ जाएगा ये 70 इंटू 2 अपॉन रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 70 रूट 2। ठीक है, जब आप इसको रूट 2 की वैल्यू 1.41 रखोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 99 वोल्ट्स के। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये तो निकाल दिया, देखो हमने यहाँ तक पहुंच गए हैं, फाइंड आरएमएस वोल्टेज, बट ये सब क्यों किया, आरएमएस तो सीधा V0 बाय रूट 2 करके निकाल सकते थे ना, फिर हमने एक्सएल एक्सी जेड क्यों निकाला, इसलिए निकाला लास्ट स्टेप के लिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस का मतलब है कि अपना अपने को ये निकालना है कि V R के अक्रॉस कितना है, V इसके L के अक्रॉस कितना है, इंडिविजुअल निकालना है, और C के अक्रॉस कितना है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल, ओम्स लॉ में V का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। तो VR कितना हो जाएगा I, यहाँ पे आता है RMS इंटू R, यहाँ पे क्या आएगा I RMS इंटू XL, यहाँ पे आएगा I RMS इंटू XC। इसीलिए R तो गिवन था, XL और XC हमने फाइंड किया था, बट उससे पहले ये I RMS फाइंड कर लेते हैं। तो I RMS क्या हो जाएगा V RMS अपॉन Z। ठीक है, अब आपका काम क्या है, V RMS कितना है अपना 70 रूट 2, और Z कितना आया था, देखो पीछे Z आया था, कहां गया, अरे स्लाइड्स उल्टी हो गई, Z कितना आया था 500 ओम, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 500। अब आपका टास्क क्या है, ये कुछ आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, IRMS में पुट करनी है, और VR VL और VC इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, इनका सम करना है, यही दिया है क्वेश्चन में पढ़ना है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इन इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम ग्रेटर है RMS वोल्टेज से। आप समझ आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये जो वोल्टेजेस आएंगी 1 2 3 है ना, इसको सॉल्व करके इनका जो सम है वो 99 वोल्ट से ज्यादा आएगा। आपको ये क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर, काफी मुश्किल सा क्वेश्चन था, और देखो प्रिंसिपल भी पूछा है AC जनरेटर का और डायग्राम भी, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपके आधे कॉन्सेप्ट्स तो इसी में सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I0 cos 100 pi t। हमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है जो I0 cos 100 pi t है। The least time the current takes to decrease from its maximum value to zero will be। करंट मैक्सिमम वैल्यू से 0 होएगा, उसका टाइम निकालना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ, I कितना गिवन है, I इज इक्वल टू I0
cos 100 पाई टी, ये गिवन है। तो यहां से बेटा अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा कितना गिवन है अपने को, यहां से कंपेयर करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। क्लियर। अब अपने से क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो विल बी, मैक्सिमम वैल्यू से जीरो लेके जाना है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की होती है, ये जो कॉस गिवन है ना अपने को क्वेश्चन में, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब कॉस कितना होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो cos 100 पाई टी है इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, है ना। तो cos 100 पाई टी इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, राइट। और ये कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, जब, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, तो cos 100 पाई टी, और ये कितने पे आता है, cos 0 पे आता है ना। तो यहां से कितना आ गया, 100 पाई टी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो t कितना हो गया, 0, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अब इसकी क्या पूछा है कि करंट 0 कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू टू 0, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, cos 100 पाई t को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, है ना। अब 0 कब आता है यहाँ पे cos में, 100 पाई t इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 हो जाएगा, डन। इससे ये कैंसिल आउट, तो 100 पाई टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहां से सॉल्व कर लो, t इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, 1 बाय 200 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ गया, 1 बाय 200 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत इजी इजी से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। जो गिने चुने क्वेश्चंस कराए हैं तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना। एंड आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।